चिरसम्मत यांत्रिकी की सीमाओं के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सीमाओं से अर्थ होता है कि किसी सिद्धांत के माध्यम से कितनी घटनाओं की सफल व्याख्या की जा सकी और कहाँ पर आकर के वह सिद्धांत असफल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस वीडियो में चिरसम्मत यांत्रिकी के कहाँ तक के सिद्धांतों को सफल व्याख्या कर पाई और कहाँ पर आकर के वो फेल हो गई और उसके बाद उसको एक नए सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी जिसको कि हम कहते हैं क्वांटम सिद्धांत। तो पहले देख लेते हैं चिरसम्मत यांत्रिकी के माध्यम से किन किन घटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी। तो चिरसम्मत यांत्रिकी के माध्यम से खगोलीय पिंडों की गति, खगोलीय पिंड कौन से होते हैं? तो ग्रह, उपग्रह, धूम्रकेतु, ये सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं और इनकी व्याख्या जो है वह सफलतापूर्वक चिरसम्मत यांत्रिकी ने कर दी। स्थूल पिंडों के गुरुत्व के अंतर्गत गति, स्थूल पिंड तो हम जानते हैं बड़े बड़े पिंड, उनकी गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति। समतल, नत समतल पर घूर्णन गति, घूर्णन यानी ऐसा कोई नत समतल है उस पर कोई बॉल वगैरह या बेलन है वह फिर लुढ़कते हुए आ रहा है नीचे, इसको कहते हैं घूर्णन गति नत समतल पर। तो इसकी भी सफल व्याख्या इसने की। साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन गति, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कणों की गति, तनी डोरियों के कंपन, ठोसों में प्रत्यास्थ कंपन की व्याख्या भी इसने की। गैसों में ध्वनि तरंग का गमन, तरल प्रवाह, गैसों में अणुओं की गति आदि घटनाओं की व्याख्या इसके माध्यम से की गई। प्रकाश की घटनाओं की व्याख्या भी इसके माध्यम से बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या की गई, स्पेशली तरंग सिद्धांत के माध्यम से। किस किस की? तो परावर्तन की, अपवर्तन की, व्यतिकरण की, विवर्तन की, ध्रुवण की, इन सब घटनाओं की व्याख्या बहुत अच्छे से तरंग अनुप्रस्थ तरंग सिद्धांत के माध्यम से की गई। अब ये सिद्धांत कहाँ पर आकर के चिरसम्मत यांत्रिकी के नियम लागू नहीं हुए या कहाँ पर आकर के किन व्याख्याओं को समझाने में असफल रह गए, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो हम जानते हैं कि चिरसम्मत यांत्रिकी के नियम परमाणुवीय आकार के कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन पर, न्यूट्रॉन, इन पर लागू नहीं होते हैं। परमाणुवीय आकार के कणों पर लागू नहीं होते हैं। उसके अलावा क्या हुआ? तो हम जानते हैं कि रदरफोर्ड ने 1910 में ऐसा माना था कि कोई धनावेशित नाभिक होता है, उसके चारों ओर ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं और ऊर्जा उत्सर्जित करते रहते हैं। पर वो ये नहीं समझा पाए कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार उसके चक्कर काटता रहेगा किसी परमाणु के चारों तरफ, तो ऊर्जा उत्सर्जित करता रहेगा, तो धीरे धीरे उसकी त्रिज्या घटेगी, उसकी नाभिक से दूरी घटेगी और दूरी करते घटते एक समय बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाकर गिर जाएगा, जिससे कि परमाणु के स्थायित्व को भी खतरा हो सकता है, परमाणु हो सकता है स्थायी ना रह पाए। तो ये जो सारी दिक्कतें हुई, तो चिरसम्मत यांत्रिकी इस बात को समझाने में असफल हो गई पूरी तरह से। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कहा कि अगर वह लगातार उसमें ऊर्जा उत्सर्जित करता रहेगा तो जो उसका परमाणु का वर्णक्रम है वह क्या मिलना चाहिए? अविरत या कंटिन्यूअस मिलना चाहिए। परंतु प्रयोगों में वह कैसा मिलता है? हमें रैखिक मिलता है, लीनियर मिलता है। तो अगर वह लगातार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है तो हमें कैसा मिलना चाहिए था? वह हमें अविरत मिलना चाहिए था, पर हमने देखा प्रयोग में तो वह तो कैसा मिला मुझे? वह रैखिक मिल गया। तो ये भी दिक्कत हो गई। तो इसमें एक, जबकि हमें जानते हैं कि परमाणु के जो ऊर्जा स्तर होते हैं वह विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इसके बाद क्या हुआ? ये सारी जब बातें हो गई तो प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया। उसने कहा कि परमाणु या अणु ऊर्जा का उत्सर्जन एक निश्चित पैकेटों के तौर पर करते हैं, एक निश्चित पूर्ण गुणांक के तौर पर होता है। उसको क्या लिखते हैं? अर्थात E = NH न्यू की फॉर्म में करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस फॉर्म में ये लोग ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। और जो न्यू है, इसको हम न्यू पढ़ते हैं, तो न्यू क्या होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। और H है प्लांक नियतांक, और इसके अलावा N है नंबर, कितने से गुणांक है, 1 से 2 से 0 1 2 3 4 5 किसका भी पूर्ण गुणक होता है। तो इस तरह से एक निश्चित क्वांटम का जो ऊर्जा है
वो अविरत ना होकर के एक निश्चित क्वांटम संख्या की वो गुणक होती है। तो इस प्रकार से इन्होंने प्लांक ने हमें क्वांटम का सिद्धांत समझाया और इसके माध्यम से इसके बाद कृष्णपिंड वर्णक्रम, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, निम्न ताप पर ठोस की विशिष्ट ऊष्मा और परमाणु वर्णक्रम, इन सब की व्याख्या बहुत सफलता से की गई। तो इसी आधार पर इसी के कारण से क्लासिकल मैकेनिक्स जब असफल हो गई या चिरसम्मत यांत्रिकी असफल हो गई इन बातों को समझाने, तब फिर क्वांटम सिद्धांत की स्थापना करनी पड़ी। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ लेता है कहीं कि चिरसम्मत यांत्रिकी के बाद या क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद क्वांटम की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप ये सब बातें बता सकते हैं कि इन घटनाओं को तो चिरसम्मत यांत्रिकी सफलता से समझा पाई, पर जो परमाणु का वर्णक्रम था और परमाणु का स्तर था उसको समझाने में असफल हो गई। उसको समझाने के लिए प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने चिरसम्मत यांत्रिकी की सीमाएं तथा क्वांटम सिद्धांत की जो प्रारंभ है उसको समझने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव को पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।